दोस्तों नमस्कार। मुकनक इंडिया टीवी से मैं हूं भास्कर सुमन। दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष करके घोषित किया गया है। उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को बैठक में संविधान के ध्येय एवं उद्देश्यों को सभी के सामने रखा। उसके ऊपर कुछ संशोधन करके डॉक्टर एस.एम. जयकर ने 16 दिसंबर 1946 की सभा में कहा कि संविधान निर्मित के बहुमूल्य कार्य में मुस्लिम लीग और अन्य सदस्यों का उपस्थित रहना अनिवार्य है। जयकर के इस सुझाव से संविधान सभा में गंभीर वातावरण तैयार हो गया था। पहले ही क्षण में वहां पेचीदा स्थिति तैयार हो गई थी। अब क्या करे और क्या ना करे, ऐसी स्थिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने हो गई थी और वो मुश्किल में पड़ गए थे। क्या करे और क्या ना करे, व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट नॉट टू बी डन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मुश्किल में पड़ गए थे, मुश्किल में फंस गए थे। और उसी समय उनकी नजर जैसे ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर पड़ी, उनमें हिम्मत आ गई और उन्होंने तत्काल अनायास ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भाषण के लिए आमंत्रित किया। 17 दिसंबर 1946 के इस पहले ही भाषण में 17 दिसंबर 1946 के इस पहले ही भाषण में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी संविधान सभा को हिलाकर रख दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण सुनकर पूरी संविधान सभा दंग रह गई। उनके हर बात पे तालियां पड़ी, संविधान सभा में तालियां गूंजने लगी थी। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कोई आम व्यक्ति नहीं थे। वे प्रचंड विशाल शब्द सामर्थ्य, उदंड आत्मविश्वास, सखोल बहुमुखी ज्ञान, अचूक विश्लेषण पद्धति, भव्य दिव्य दृष्टि, अलौकिक तत्व ज्ञान और निर्भीकता डॉक्टर बाबा साहब के उस भाषण में सभी को दिखाई दी और उनका भाषण सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का यह भाषण सुनकर आप भी मंत्रमुग्ध हो जाओगे। बाबा साहब अपने भाषण में कहते हैं, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने के लिए निमंत्रित किया, इसलिए आपका धन्यवाद। लेकिन आपके निमंत्रण से मुझे आश्चर्य हुआ है, इसे मुझे स्वीकार ही करना पड़ेगा। मुझे लगता था कि मेरे पहले कोई 20-22 सदस्य भाषण देंगे और मेरी बारी शायद ही उनके बाद में आएगी, इसलिए मैं बगैर तैयारी के यहां चला आया। इसलिए कि मुझे इस बहुमूल्य विषय पर भाषण करना था और आपने मेरे लिए केवल 10 मिनट का समय अवधि दिया है। मैं इतने कम अवधि में इस विषय को कैसे न्याय दे पाऊंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा इसे कम से कम शब्दों में बयान करने की। अध्यक्ष महोदय, कल से इस प्रस्ताव पर जो चर्चा चल रही थी, उस प्रस्ताव को 2 भागों में बांट लेना चाहिए। प्रथम भाग जो विवादास्पद है और दूसरा भाग जो अविवादित है। जो दूसरा भाग अविवादित है वो प्रस्ताव के 5 और 7 क्रमांक के परिच्छेद में ग्रंथित है। इस परिच्छेद देश के भावी संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट किया है। यह प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा है और पंडित नेहरू आप सभी जानते हैं कि ये प्रसिद्ध समाजवादी है। ये दूसरा भाग अविवादित है, फिर भी पंडित नेहरू जैसे समाजवादी व्यक्ति ने रखा तो मेरी निराशा ही हुई। मेरी अपेक्षा और आशा थी कि पंडित नेहरू इससे भी आगे निकल जाएंगे। इतिहास का छात्र होने के नाते जब यह भाग किसी के भी पढ़ने में आता है तो सबसे पहले उसे फ्रांस की संविधान सभा में घोषित मानवीय अधिकारों के घोषणा पत्र का स्मरण होता है।
मानवीय अधिकारों का एक घोषणा पत्र और उसमें शामिल तत्व 450 साल बाद भी मानवीय मानसिकता का अभिन्न अंग बन चुकी है। मुझे ऐसे लगता है कि ये तत्व विश्व के सुसंस्कृत राष्ट्रों के आधुनिक मानवीय मानसिकता का अभिन्न अंग बन चुकी है और अपना जो देश है, जो सनातनी है, इस देश में भी ये परिवर्तन आ चुका है। अपना राष्ट्र विचारों से पुरातन है, देश की सामाजिक संरचना परंपरागत है, फिर भी ऐसे देश में इन तत्वों को अस्वीकार करने वाला ढूंढ कर भी नहीं मिलेगा। इसलिए इन तत्वों का फिर से जिक्र करना मूर्खता ही होगी। इस प्रस्ताव में कुछ खामियां मुझे नजर आई। मुझे लगता है कि इस प्रस्ताव में कुछ अधिकारों की घोषणा की गई है, लेकिन सुरक्षा के उपाय योजनाएं के सिवा अधिकारों का कोई मोल नहीं होता। इसलिए कि लोगों के अधिकारों का हनन होता है, तब प्रावधानों के इस आधार पर लोग उसके खिलाफ न्याय मांग सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि मानव के जीवित, वित्त और स्वतंत्रता का अपहरण कानूनी प्रक्रिया के सिवा नहीं हो सकता। इन मूलभूत अधिकारों को कानून और नीति तत्वों के स्वाधीन किया गया है, लेकिन कानून यानी क्या? तो उस समय प्रशासन तय करेगी वो कानून, प्रशासन तय करेगी वो नीति मूल्य। और ये बात तत्कालीन प्रशासन के स्वाधीन की गई तो एक प्रशासन एक समय में इस धारणा को स्वीकार करेगा, तो दूसरा प्रशासन दूसरी धारणा को स्वीकार करेगा। तो इन मूलभूत अधिकारों के बारे में वास्तव में क्या होगा ये बताना असंभव है। महोदय, कुछ प्रावधानें आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय के विषय में है। अगर इस प्रस्ताव के पीछे सच में सत्य और ईमानदारी होगी और ये तत्व प्रस्ताव के साथ है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन इस प्रस्ताव के प्रस्तावक से मेरी अपेक्षा थी कि राज्यों ने आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय तत्व एवं संकल्पना वास्तव में लाना चाहिए। इसलिए इस प्रस्ताव में कुछ प्रावधान उनसे और जोड़ दिए जाए, इसलिए मुझे अपेक्षा थी। और इस देश में सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की प्रतिष्ठापना के लिए खेती और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। ऐसा खुलकर इस प्रस्ताव में ग्रंथित होगा। आने वाली सरकार इस देश में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की प्रतिष्ठापना करना चाहती है, किंतु इस देश की अर्थव्यवस्था ये समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं होगी। तब तक प्रशासन को ये कैसे संभव होगा, मुझे समझता नहीं। इसलिए इस प्रस्ताव के प्रावधानों के उद्देश्यों को मेरा कोई व्यक्तिशः विरोध नहीं है, फिर भी इस प्रस्ताव ने मेरी निराशा ही की, ऐसे मुझे लगता है। जो कुछ भी मुझे न्याय संगत लगा, मैंने आपके सामने रखा है। अभी मैं इस विषय को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट अभी बहुत जल्दी आएगा और आप सुनते रहिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ये पहला ही भाषण, जिस भाषण ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। धन्यवाद दोस्तों।